26 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में जो सब्जेक्ट साइंस का आपका फर्स्ट टर्म का प्री बोर्ड हुआ है 2021-22 10वीं क्लास है। आज हम इस वीडियो में आपको इसके उत्तर बताने वाले हैं और भविष्य में जितने भी आपके जो प्री बोर्ड होंगे या फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उन सभी के आंसर की आपको बताई जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम आपको इनके उत्तर हैं जो बता देते हैं। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया जो ए है इसके स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर ए दिया गया तो ए के स्थान पर आएगा कॉपर सल्फेट। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है आपका। ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा आपका डी। दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पारदर्शी में दूध या सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया धातु प्लस जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है इनमें से कौन कौन सा जो अम्ल है वो हाइड्रोजन लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। H2SO4 लवण हाइड्रोजन गैस बनाता है, HCl लवण हाइड्रोजन गैस बनाता है, पर जो HNO3 होता है वो लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। जो नहीं बनाता वही पूछा है। HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो जो धातु को ऑक्सीडाइज कर देगा जिससे जो अभिक्रिया के बाद लवण और हाइड्रोजन न बन करके कुछ और ही बनेगा। तो इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा, कुछ और ही बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, जो इस अभिक्रिया को फॉलो नहीं करती वही बतानी है आपको। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऑप्शन सी। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम एक एक करके आपको धीरे धीरे आपको डिटेल में समझा दी जाएगी। एक बार मोटे तौर पर बता देता हूँ। देखिए, जो एरो से पहले वाले अभिकारक हैं, एरो के बाद वाले उत्पाद हैं। जो एरो से पहले वाले हैं अभिकारक उनकी संख्या एरो से बाद वालों के बराबर होनी चाहिए। तो सोडियम अभिक्रिया से पहले 4 हैं और सोडियम अभिक्रिया के बाद भी 4 हैं, और अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन इसमें 2 हैं, अभिक्रिया के बाद भी ऑक्सीजन 2 हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रही है आप चैनल पर जाकर हमारी रासायनिक जो समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको डिटेल में समझा देंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया जो ए है pH स्केल पर ए है। जो ए मतलब देखिए यहाँ कहीं है तो यहाँ पर आपका ये उदासीन होता है, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है उदासीन होते हैं। अगर 7 से कम होती है अम्लीयता बढ़ती है, 7 से अधिक होते हैं तो अम्लीयता घटती है, मतलब क्षारीयता बढ़ती है। तो 7 से कम होगा ये यहाँ पर, तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। इसमें देखिए क्षारीय दे रखा है, क्षारीय नहीं होगा। तो जो गलत है आपको वही बताना, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो क्षारीय नहीं होगा, तो क्षारीय इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सातवां देखिए pH वैल्यू 5 है। pH वैल्यू 5 है तो ये अम्लीय है ना कि क्षारीय। तो जो गलत है वही बताना, सत्य नहीं है, तो क्षारीय इसका सही उत्तर होगा। अगला है 8वां प्रश्न। जब 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को चाइना डिश में गर्म किया जाता है तो इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जम जाती है। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उपचयित हो गया, कॉपर का उपचयन हो गया। 8वां प्रश्न। अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इनको डिटेल में समझा देंगे। अगर हम आपको धीरे धीरे डिटेल में इनको समझाएं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जल्दी से इनके उत्तर बता देते हैं। आप एक एक करके इनके उत्तर हैं जो मैच कर सकते हैं, और आप चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका आपको लाभ मिल सके। 9वें प्रश्न में पूछा गया है मैग्नीशियम धातु जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। ये तो पता ही होगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट को डिस्प्लेस करके कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि विस्थापन कर देती है कॉपर का। ठीक है, तो 9वें का उत्तर होगा डी। ये जो पेपर है दोनों मीडियम में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश। आप अपने अनुसार इनके उत्तर देख सकते हैं। हम आपको ऑप्शन बताते जाते हैं किसका कौन सा सही है। 10वां प्रश्न है उदासीन लवणों का निर्माण कब होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के उदासीन अम्ल बनाते हैं।
11वां है हल्दी पेपर सूचक किस माध्यम में लाल हो जाता है, तो ये हो जाता है क्षारीय माध्यम में। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर नियम पर पालन करता है, नियम का पालन करता है, ये होगा ए द्रव्यमान संरक्षण का। अगला प्रश्न है एक कोशिका में वायवीय श्वसन के दौरान बनने वाला उत्पाद, इसका ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला प्रश्न है 14वां, इसमें पूछा गया दिए गए उत्सर्जन तंत्र में चित्र में वृक्काणु कहाँ होते हैं, तो यहाँ पर जो तीसरी पोजीशन है यहाँ पर वृक्काणु है। 14वें का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 15वां है 15वां मानव उत्सर्जन अंग तंत्र में नेफ्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं वृक्क में। अगला 16वें का सही उत्तर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस बनाती है। ठीक है, ये है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपकी। अगला प्रश्न है 17वां सांस लेने के दौरान क्या होता है, तो 17वें में उत्तर होगा आपका सी ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा बाहर निकाल दी जाती है। 18वां प्रश्न है 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका बी। जल्दी से हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप इनको डिटेल में समझने के लिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको डिटेल में समझा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है 19 मानव पाचन तंत्र में सही अंग और उसके मुख्य कार्य का चयन कीजिए। 19वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ए यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। 20वां प्रश्न है पाचन के दौरान पित्तरस का कार्य नहीं है, तो जो कार्य नहीं है वही आपको बताना है। इसका उत्तर होगा सी सेल्यूलोज के पाचन में मदद करना है। तो सेल्यूलोज के पाचन में मदद नहीं करता, वसा का मलजीकरण भी करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, 20वां प्रश्न हो गया आपका। 21वां शॉपिंग मॉल में व्यापक दृश्य के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो बड़ा उत्तल दर्पण यूज करते हैं, बड़ा यूज करते हैं। और उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण होता है जो वाइडर व्यू होता है, इसका जो सामने वाला देखिए भाग होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, वाइड होता है। ठीक है, इसलिए बड़ा उत्तल दर्पण यूज करते हैं। 22वां प्रश्न है 22वां प्रश्न पूछा गया कौन अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। तो जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे बनते हैं ज़्यादातर। तो और ये आमतौर पर देखिए बी देख लिया, आमतौर पर उल्टा और विभिन्न आकार का उल्टा तो बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा तो बनता ही है। तो इनमें जो विशेषता नहीं है ये हमेशा सीधा नहीं बनाता है, एक केस में बस सीधा बनाता है, बाकी के केस में उल्टा बनाता है। तो यही इसका गलत उत्तर है, आपको गलत उत्तर बताना, आपका विशेषता नहीं है तो यही विशेषता नहीं है इसकी, हमेशा सीधा नहीं बनाता, उल्टा बनाता आमतौर पर ये। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो ये दर्पण है कौन कौन से दर्पण है, ये तो है आपका अवतल दर्पण और ये वाला उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आपका अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है एक अभिसारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालनी है। अभिसारी दर्पण होता है अभी बताया मैंने, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। इधर की साइड वैल्यूज़ जो मेज़र करते हैं नेगेटिव होती हैं, इधर की साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो रेडियस आपकी नेगेटिव 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव होगी, इसकी आधी हो जाएगी नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसे ही है, देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है तो नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव इसमें देने रखा तो कोई बात नहीं, आधी हो जाएगी इसकी, 30 की आधी 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है तारे के टिमटिमाने की घटना किसकी वजह से होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। 27वां प्रश्न है 27 का सही उत्तर होगा सी। इसके बाद 28वां, मैं जल्दी से इनके उत्तर आपको बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 28वां प्रश्न है 28वां प्रश्न अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता तो पॉजिटिव होती है पर अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 29,
कौन सा चित्र प्रकाश की किरण का एक प्रिज्म में सही गमन करता है? तो उसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया जो सबसे अधिक बेंड होता है और सबसे कम झुकता है, तो सबसे इसका सही उत्तर होगा बी। बैंगनी है जो सबसे अधिक झुकता है और लाल रंग सबसे कम। ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से ये 7 रंग की ये रंगों में विभाजित हो जाता है, तो वॉयलेट रंग सबसे अधिक झुकता है और रेड रंग होता है जो लाल रंग होता है वो सबसे कम झुकता है। तो बैंगनी और लाल आ जाएगा इसका बी। इसके बाद है 31 का जो सही उत्तर है वो होगा ए। एक्स की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह आएगा सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सूर्य की सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, तो सनलाइट और क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, देखिए ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना क्या है। ये पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू पहले 10 थी, धीरे धीरे करके डाउन हो रही है, तो पीएच वैल्यू देखिए 2 पर आ गई, तो ये अम्लीय हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा प्रश्न है? 32 का प्रश्न होगा ए, अम्लीय। इसके बाद है 33 प्रश्न। 33 है, जब समान प्रबलता समान मात्रा में एक अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा सी। ये उदासीन हो जाता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं आपस में। 33 का हो जाएगा सी। सी हो जाएगा इसका 33 का। ये 7 जो है ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 34 अगला प्रश्न है आपका 34। वे धातु ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं आपके क्षारीय। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 35 जो है 35 का सही उत्तर होगा बी। मरकरी है जो समान ताप, ये इंग्लिश में देख लीजिए, मरकरी है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर कैसी होती है? लिक्विड। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना है इसमें। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। पहला ऑप्शन सही होगा। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 37 का बी। क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। अगले प्रश्न में देखिए ये कथन निष्कर्ष वाले पूछे गए हैं। इनमें से ए बी सी डी, यहाँ से इनको पढ़ लीजिए। मैं इनके डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, इनको समझाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम आपको इनके डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। देखिए जो प्रश्न है अभिकथन और कारण नीचे आएंगे। इनके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन इन प्रश्नों में नीचे नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, ऊपर से देख करके बताना आपको। 38वां प्रश्न है, 38 का सही उत्तर होगा ए। 38 का सही उत्तर होगा ए। ऑप्शन ऊपर से देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। ये 38 का प्रश्न ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर है जो अभिकथन की सही व्याख्या है। हम इनको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम इनको अभिकथन और कारण वाली जो वीडियो है अलग से बना करके डाल दी जाएगी। आप नीचे कमेंट करके बताइए, डाल देंगे, आप उनको वहाँ से समझ सकते हो। पर जल्दी जल्दी से हम इनको आपको उत्तर बता देते हैं। 39 का उत्तर होगा आपका सी। 40वां प्रश्न है, 40 का उत्तर होगा सी। 40 के बाद है 41। 41 का उत्तर हो जाएगा ए। 41 के बाद है 42। 42 का उत्तर हो जाएगा डी। 43 का हो जाएगा सी। रुधिर का कौन सा घटक इसमें थक्का बनाने में मदद करता है? तो थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स हैं जो थक्का बनाते हैं। 44वां है, भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम जो है भोजन का स्थानांतरण करता है। अगला प्रश्न है 45। 45 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, एक सेकंड, 45 का सही उत्तर ए होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। डिटेल में समझने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझा करके डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 46। 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। यहाँ पर नीचे देखिए, 46 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 47वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो इनमें से कौन सा सही होता है? सघन माध्यम से विरल में,
देखिए जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो ये सीधे जाने के बजाय विलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए जो है जो इंसिडेंस एंगल होता है एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से। सही उत्तर होगा ए। यहाँ से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम धीरे धीरे करके समझा करके वीडियो बना करके डाल दी जाएगी। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट करके बताइए, सर हमको ये प्रश्न है जो समझना है, तो समझा करके आपको डाल दिया जाएगा। 48वां प्रश्न है, देखिए इसमें जो है जो दर्पण सूत्र लगाना है, हम डायरेक्ट इसका उत्तर बता देते हैं। ऑप्शन ए है जो इसका सही उत्तर होगा। इसमें सूत्र लगाना है 1/f = 1/v + 1/u। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। f की वैल्यू हो जाएगी -10 और u की वैल्यू हो जाएगी -20। इनकी वैल्यू पुट कीजिए और इसका है जो उत्तर आएगा v की वैल्यू आएगी -20। तो ये f की दोगुनी है तो c पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, समझने के लिए आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को कमेंट करके बता सकते हैं आप, हम आपको इसको डिटेल में समझा करके जो है वीडियो डाल दी जाएगी, आप उसको वहाँ से समझ सकते हो। इसके बाद है 49 का सही उत्तर होगा डी। इसके बाद है 50 का सही उत्तर होगा डी। इसके बाद 51 देखिए इसमें जो प्रश्न है ये पूछा गया है, ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल दे रखा है 60, तो जो है ये इंसिडेंस एंगल बताना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 में 60 घटा देंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम धीरे धीरे करके आपको समझा देंगे जिससे आप वहाँ से वीडियो डाल दी जाएगी तो समझ सकते हो। 50वां प्रश्न है, 50 का सही उत्तर होगा आपका डी। ये बड़े प्रश्न हैं, इनको समझाने में समय लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम आपको इसको उत्तर बता देते हैं। समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। 53 है, 53 का सही उत्तर होगा डी। 54 का सही उत्तर होगा आपका ए। 55 का सही उत्तर होगा ए। 56 का सही उत्तर होगा आपका ए। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। 57 में देखिए फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, पावर निकालनी है तो सेंटीमीटर से जो फोकल लेंथ दे रखी है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50/100 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा आपका। फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 0.5 और पावर होती है 1/f, तो 1/0.5। इसको 1/0.5 को पॉइंट को हटाने के लिए 1 0 लगा देंगे तो 2, इसका 2 डायोप्टर आ जाएगा। जल्दी से समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको कमेंट करके बता सकते हैं, धीरे धीरे समझा करके वीडियो डाल दी जाएगी जिससे आप उनको वहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद 58वां प्रश्न। 58वां, फोकल लेंथ दे रखी कन्वर्जिंग लेंस की, इसमें पावर निकालनी है, 2 डायोप्टर आ जाएगा। इसके बाद है 59 का सही उत्तर होगा बी। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है इसमें। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 60 है, 60 का उत्तर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट आधा जल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है 61। देखिए पीओपी का निर्माण कैल्शियम सल्फेट .2H2O को कितने तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। तो ये जो है पैसेज में दे रखा है, यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। 100 में आप 273 जोड़ देंगे तो 100 + 273 आ जाएगा 373 केल्विन। ये इसका सही उत्तर होगा। 62 है, 62 का उत्तर बताना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है, क्यों रखते हैं इसको। सही उत्तर होगा ए, यह बहुत जल्द ठोस में बदल जाती है। ठीक है, इसलिए
पीओपी को जल में मिलाने की क्रिया होती है? 63। जब पीओपी को जल में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी हल्की सी हीट निकलती है उसमें। अगला प्रश्न है, शरीर से हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की जैविक क्रिया कहलाती है? तो उत्सर्जन कहलाती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल हैं? देखिए इसका सही उत्तर होगा सी, 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्रवाहिनी होती हैं, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। 66। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। सही उत्तर होगा आपका ए। एक रोगी के वृक्क के कार्य करने की क्षमता में कमी होने पर कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? रुधिर के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 68। एक छात्र 2 डायोप्टर की क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करता है, इसकी समंजन क्षमता कुल कितनी होगी? ये अवतल दर्पण है। देखिए 2 अवतल दर्पण है, सेम दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो 2 डायोप्टर जमा 2 डायोप्टर 4 डायोप्टर हो जाएगी। अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव टू -4 होना चाहिए, पर नेगेटिव है नहीं, तो 4 डायोप्टर है इसका सही उत्तर। दोनों जुड़ जाएंगे। 2 अवतल लेंस यूज़ कर रहा है, 2 डायोप्टर और 2 डायोप्टर के। ठीक है, तो 2 और 2 4 डायोप्टर इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है 69। इसमें देखिए एक छात्र के एक प्रयोग के लिए 2 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है नेगेटिव, और 5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है +5। तो 5 में 2 हटा दीजिए, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो यह लेंस, देखिए हमने पहले ही बताया था जो नेगेटिव जो क्षमता होती है वो अवतल लेंस की होती है, तो अवतल लेंस इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद एक लेंस की क्षमता दे रखी है फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी होती है 1/p, तो 1/p, p मतलब क्षमता कितनी 1.5, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 लगाएंगे, तो 5 से काट दीजिए, 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। 71 का हो जाएगा बी, 2/3। तो देखिए इस पेपर में आपसे इतना ही पूछा गया था। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, भविष्य में जितने भी आपके प्री बोर्ड होंगे और जो टर्म के एग्ज़ाम होंगे या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो इस ग्रुप पर डाला जाएगा, चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।